भाई सभी को नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पंडित का पेड मॉक टेस्ट, और जिसके अंदर हम लोग ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम ग्रामर के पार्ट को रखेंगे, उसके बाद में हम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट रखेंगे और लास्ट में हम वोकैबुलरी पार्ट रखेंगे। मॉक टेस्ट को आपने आई होप अच्छे से अटेम्प्ट करा होगा। जो भी आपके मार्क्स बने हैं मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे बने हैं, और इस डिस्कशन को देखने के बाद में आपका स्कोर और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आप रिलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें एग्जाम में आती हैं और किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है। चाहे ये मॉक टेस्ट की बात करें, चाहे ये डिस्कशन की बात करें, जब पूरा डिस्कशन देखोगे तो यू विल रियलाइज कि आपको कितना ज़रूरी है ये डिस्कशन भी। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो एरर डिटेक्शन का पहला आपका क्वेश्चन है। फटाफट से अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो व्हेन आई वाज यंग आई कैन नॉट रीड और राइट इंग्लिश एंड नो एरर, ये चारों पार्ट आपके बन जाते हैं। यहां से सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो व्हेन एक कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन टाइम का होता है, टाइम का कंजंक्शन है व्हेन, ठीक है। इसके बाद में आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, और यंग आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कहा है जब मैं यंग था। अब देखो, यानी कि ये बात वॉज को देखते ही समझ आ जाएगा आपको कि सर ये पास्ट की बात है, ठीक बात है। आगे मेन क्लॉज यहां से शुरू होती है, आई सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, रीड आपकी मेन वर्ब है। अब जैसे ही आपको कैन दिखाई देता है, आपके मन में एक बात क्लिक करेगी कि आगे तो पास्ट था और ये तो कैन तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब है ये गलत है। अब आपके पास में दो चीजें आपके मन में आ सकती हैं। पहली चीज कि क्या सर मैं यहाँ पे इज कर दूं, मतलब एम कर दूं, ठीक है, व्हेन आई एम यंग। दूसरा ये कि क्या यहाँ पे मैं कैन की जगह पे कुड कर दूं, क्योंकि कैन का पास्ट होता है। अब आपको एक बात समझनी है, क्या आप कभी ये कहोगे कि जब मैं जवान हूं? नहीं भाई, देखो वैन अगर लगाया है तो ये टाइम के लिए आया है। अगर टाइम के लिए आया है तो टाइम जनरली हम किसका बताएंगे, या तो फ्यूचर का बताएंगे या पास्ट का बताएंगे। तो यहां पे प्रेजेंट लगा देने से चीजें सही नहीं होंगी। हम फ्यूचर की बात इसलिए नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने फ्यूचर की बात करी तो ऐसा होगा जब मैं जवान होऊंगा ना तो मैं पढ़ पाऊंगा ना लिख पाऊंगा, तो वो तो अपने आप में नेगेटिव ही बात हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो पास्ट लगा हुआ है ये एकदम करेक्ट है। इस पास्ट के हिसाब से हमें कैन की जगह पे क्या यूज कर लेना चाहिए, आप कहोगे कैन की जगह पे कुड का यूज किया जाएगा। सो आई कुड, कुड आपका मॉडल है, मॉडल है तो इसके बाद में वी1 आ गई। नॉट आपका जहां था वहीं पर रहेगा, कुड नॉट रीड और राइट, और आपका कंजंक्शन है, इससे दोनों वी1 को जोड़ा गया, रीड और राइट, ठीक है। और क्या इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा। कौन से पार्ट में एरर है, तो आप कहोगे सर बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब जैसे ही आप इन चारों सेंटेंसेस को देखोगे तो इन चारों में से आपको वो आइडेंटिफाई करना है जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो आपका। तो अ रेड एंड अ ब्लू कार। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब भी दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया हो और उसके लिए कॉमन नाउन लिखा हो, ठीक है, तो अगर उसके साथ में आर्टिकल एक जगह है तो ऐसे केस में हम मानेंगे कि वस्तु एक है, और अगर आर्टिकल दोनों जगह है तो हम मानेंगे कि वस्तु आपकी दो है। यानी कि जैसे मैंने लिखा अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, ठीक है, और आगे जो भी लिखूंगा, इसका मतलब है कि कैट एक ही है जिसका कलर है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, इसका मतलब है कि एक ब्लैक बिल्ली है और एक आपकी व्हाइट बिल्ली है, यानी कि एक सफेद बिल्ली है और एक आपकी ब्लैक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो कैट हैं। यहाँ पे एक बड़ी कॉमन सी चीज जो आपको नोट करनी है वो ये है कि बेशक आपकी बिल्ली दो है लेकिन उसके बाद भी नाउन आपका सिंगुलर रहेगा, बिकॉज आर्टिकल ए लगा रखा है आपने। क्योंकि ये नाउन ना बेसिकली कॉमन है। यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं अ ब्लैक कैट एंड अ व्हाइट कैट, क्योंकि कैट वर्ड की रिपीटेशन हो रही है, और जब भी हम कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं तो जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कैट कॉमन था तो कैट को यहाँ से हमने छोड़ दिया है, जो पीछे वाला कैट है वो ऑटोमेटिकली दोनों के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कैट्स लिखने की जरूरत नहीं है, कैट से काम चल जाएगा, बेशक बात दो बिल्ली की कर रहे हैं। इस वाले सेंटेंस में जो भी चीजें आगे आएंगी वो सिंगुलर के तरीके से चलेंगी क्योंकि एक कैट है। इस वाले सेंटेंस में जो भी चीजें आगे आएंगी वो प्लूरल के हिसाब से चलेंगी क्योंकि दो कैट हैं। नाउ अब इसी चीज को कनेक्ट करते हुए आप अपने सेंटेंस देखें, अ रेड एंड अ ब्लू कार। इसका मतलब है एक रेड और एक ब्लू कार, दो कार की बात कर रहे हैं, दो कार की बात कर रहे हैं तो वॉच का यूज नहीं करेंगे, पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अ रेड एंड अ ब्लू कार वर। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक लग रहा है,
वर पार्क्ड आउटसाइड द शोरूम। आप कहोगे सर ये ठीक है। अ रेड एंड ब्लू, अब देखो आर्टिकल एक जगह लगाया है, इसका मतलब है कि अब की बार कार आपकी कितनी है, एक है। सिंगल कार है तो आगे सिंगुलर चीज आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, वर कर दिया, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अ रेड एंड ब्लू कार, इसका मतलब है एक ही बार आर्टिकल है, एक ही बार आर्टिकल है तो सिंगल चीज की बात कर रहे हैं, सिंगल चीज की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, ना कि प्लूरल। ये भी गलत हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। आगे देखेंगे मेरे भाई, अगला आपका क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है अगेन। तो इट वाज हिम। अब देखो जब भी हम बात करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद में जो शब्द आते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में आने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने लिखा राधिका इज ब्यूटिफुल, राधिका इज ब्यूटिफुल, ठीक है, राधिका इज ब्यूटिफुल। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो सर, राधिका बराबर राधिका बराबर ब्यूटीफुल, मानते हो भाई। राधिका और ब्यूटीफुल क्या है, सेम है, एक ही व्यक्ति है। तो ये इज आपका बेसिकली कैसी वर्ब कहलाती है, लिंकिंग वर्ब यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, इज आपकी कैसी वर्ब कहलाती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है, क्योंकि ये राधिका और ब्यूटीफुल को जोड़ रहा है। जैसे कि मैं ये भी कह सकता हूं रोहन इज अ टीचर, रोहन इज अ टीचर। अब यहां पे भी आप देखोगे तो क्या है, रोहन आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, और ए टीचर आपका कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स वी कैन इजीली से रोहन बराबर अ टीचर। बात समझ आ रही है भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद, अच्छा अदर वर्ब्स के किस में क्या होगा, अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिख दूं, रोहन मैट अ टीचर, रोहन एक टीचर से मिला, तो क्या यहां पे आप ये कह सकते हो कि एक टीचर और रोहन सेम है। आप कहोगे रोहन सब्जेक्ट है, मैट वर्ब है, और अ टीचर अब की बार क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब आपकी अलग है। यहां पे आप आसानी से कह सकते हो कि रोहन नॉट इक्वल टू अ टीचर, रोहन जो है वो टीचर नहीं है इस सेंटेंस के हिसाब से, रोहन सिर्फ एक टीचर से मिला। तो आप इजीली ये कह सकते हो कि ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट तब होता है जब अदर वर्ब्स आती हैं, लेकिन अगर बी की फॉर्म्स आती हैं, बी की फॉर्म्स यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, या कोई और लिंकिंग वर्ब आ जाती है, जैसे बिकम आ जाती है, ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो आगे शब्द आता है ये कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है। इसीलिए अगर इज, एम, आर, वॉज, वर इनके साथ कभी भी आपको प्रोनाउन लगाना हो तो ऑब्जेक्टिव केस का नहीं, नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, और इट वॉज ही हमें लिखना चाहिए। तो ये आपका सेंटेंस में एरर हो जाएगा। सो इट वॉज ही हु। अब देखो हु आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का एंटीसीडेंट क्या बन गया, ही बन गया। ही के हिसाब से वर्ब क्या आ गई, हेल्प्ड आ गई। पास्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी वॉज था, यहाँ भी हेल्प्ड है। इसकी हेल्प की, मी, मेरी हेल्प की। अब हेल्प के बाद में आपने देखा कि कंप्लीट आ रखा है, ये V1 है। आप कहोगे सर ये V1 कैसे आ गया, हेल्प वर्ब के साथ में बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव विदाउट टू, बिना टू के यूज किया गया इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। जैसे 2+V1 को इन्फिनेटिव कह देते हैं ना, तो ये विदाउट टू जो आता है वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो हेल्प किसकी हेल्प की, मेरी, और क्या करने में हेल्प की, तो कंप्लीट, तो ये बेयर इन्फिनेटिव है आपका। और क्या कंप्लीट करने में, सो द असाइनमेंट, और कब, ऑन टाइम, ऑन टाइम यानी कि समय पर। तो आप कहोगे आसानी से ए पार्ट में एरर, बाकी सब ठीक है। एक बार ये हेल्प वाले स्ट्रक्चर आपको और समझा देता हूँ कि हेल्प के साथ में क्या क्या आता है। तो एक बार देखेंगे, हेल्प के साथ में ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आए प्लस में 2+V1 आ जाए, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट आए फिर आपका 2+V1 आ जाए। हेल्प के साथ में ऐसा भी पॉसिबल है कि हेल्प आए, ऑब्जेक्ट आए, 2+V1 ना लगा के बेयर इन्फिनेटिव यानी अकेला V1 आ जाए। हेल्प के साथ में ये भी पॉसिबल है कि हेल्प आए, ऑब्जेक्ट आए, इन आ जाए, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि जीरंड आ जाए। हेल्प के साथ समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल है कि हेल्प आए, ऑब्जेक्ट आए, विथ आए, और फिर आगे कोई नाउन आ जाए। हेल्प समबडी विथ समथिंग, आई हेल्प्ड राम विथ हिज होमवर्क, आई हेल्प्ड राम इन डूइंग हिज होमवर्क, आई हेल्प्ड राम डू हिज होमवर्क, आई हेल्प्ड राम टू डू हिज होमवर्क, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको इस एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्या एग्जाम में पूछा जाता है, देखो एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि इस पे एरर आते हो, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस को देखो,
ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इस पे ही क्वेश्चन है, लेकिन आप देखोगे कि इनडायरेक्ट तरीके से इसी पे क्वेश्चन है। जैसे ही आप देखोगे, सो टुमारो, टुमारो आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। आगे देखो 2+V1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रखा है, 2+V2 कर दिया है, तो ये आपका एरर हो जाएगा। तो 2 तो ठीक है, क्योंकि 2+V1 भी आ सकता है, अकेला V1 भी आ सकता है, ठीक है। सो प्लीज हेल्प मी टू डिस्पोज लिखना चाहिए, ठीक है। सो डिस्पोज ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल वाला एफ आएगा, डबल वाला, ठीक है। knowing the particular things that motivate each person help you add power to their motivation। अब ये देखो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो एक बार खुद से भी कोशिश करके देखो क्या आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे सेंटेंस को समझेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में नोइंग आ गया। नोइंग आपका या तो पार्टिसिपल हो सकता है या जीरंड हो सकता है। अब पार्टिसिपल अगर ये होता तो आगे कोई ना कोई यहाँ पे सब्जेक्ट होता, उसको डिफाइन करने के लिए पार्टिसिपल आता है, ठीक है। अगर आपने नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा है तो वहाँ पे ये चीज़ देखी होगी, जो पार्टिसिपल फ्रेजेस आते हैं आपके, इनको कई बार पार्टिसिपल क्लॉज भी बोल देते हैं, क्योंकि ये रिड्यूस्ड क्लॉज होती हैं। लेकिन ये तो ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, नोइंग आपका वर्ब के तरीके से आया है। एक बार इसको छोड़ देते हैं कि पार्टिसिपल है या जीरंड है। इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, क्या नो करना है आपको, द पर्टिकुलर थिंग्स। तो आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्ट है किसका, नोइंग का। दैट आपका क्या है, बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी रिलेटिव प्रोनाउन। इसका एंटीसीडेंट थिंग्स है, तो इस थिंग्स के हिसाब से वर्ब क्या आ जाएगी आपकी, मोटिवेट आ जाएगी, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है थिंग्स, और तो प्लूरल वर्ब आ गई। किसको मोटिवेट करेंगे मेरे भाई, तो ईच पर्सन आपका क्या आ जाएगा, मोटिवेट वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब ये जो हेल्प है, आप जानते हो कि सर ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है। आप कहोगे बाकी कुछ तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता, लेकिन ये नोइंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म V1 आईएनजी, आपको पता ही है कि V1 आईएनजी जीरंड का भी काम करती है, नहीं, जीरंड, जीरंड जो कि अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। और क्योंकि ये नाउन होता है, इट कैन इजीली बिकम अ सब्जेक्ट, तो ये आपका क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि नोइंग आपका सब्जेक्ट है। नोइंग यानी कि जीरंड अगर आपका सब्जेक्ट है, दैट मीन्स आपको वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। हेल्प तो प्लूरल वर्ब है, अगर प्लूरल वर्ब है तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, ये भी हेल्प है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हेल्प है, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है, बहुत सारे बच्चे ये देखेंगे, अच्छा हेल्प के साथ देखो 2+V1 ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसको मार्क कर दो। नहीं मेरे भाई, ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि 2+V1 भी सही है और अकेला V1 भी सही है। इस वजह से आंसर चेंज नहीं हुआ है आपका, आंसर चेंज क्या हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब की वजह से। सही ये भी होता और सही ये भी होता। तो यहाँ पे एसएससी इस तरीके से इनडायरेक्टली आपके साथ में, आपकी भावनाओं के साथ में खेल सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये भी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है, ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई, एक बार खुद से भी, मतलब अगर आपने मॉक टेस्ट देखा ये तो। सो वेयर, सॉरी, वर ही एन एक्टर। अब देखो एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस लिखते हैं, ठीक है, तो 3 तरीके के हमारे कंडीशनल मेजर होते हैं, एक फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। हालांकि 0 कंडीशनल भी होता है, लेकिन वो आपके एग्जाम में कम आता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, जो पॉसिबल कंडीशंस होती हैं प्रेजेंट या फ्यूचर की, उनको दिखाता है। उसमें हम इफ क्लॉज में क्या करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो मेन क्लॉज होती है उसके अंदर शैल विल का प्रयोग कर लेते हैं, या कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लगा लेते हैं, ठीक है। जो सेकंड कंडीशनल आपका होता है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर की अनरियल कंडीशंस को बताता है। वहां पे हम क्या करते हैं कि जो इफ वाली क्लॉज है, या तो उसमें V2 लगाते हैं और या फिर उसमें वर लगाते हैं, ठीक है। वॉज का प्रयोग नहीं होता है। और जो मेन क्लॉज होती है, वहां पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो आपका अगला कंडीशनल है सेकंड वाला। थर्ड कंडीशनल की जब हम बात करते हैं, तो थर्ड कंडीशनल पास्ट की अनरियल कंडीशंस को बताता है। तो इफ के साथ में हैड प्लस V3 आ जाता है, और मेन क्लॉज में आपका बेसिकली वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, कई बार उस स्ट्रक्चर्स को हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिख देते हैं। कौन सी फॉर्म में लिख देते हैं, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब समझते हो, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाना इन्वर्जन कहलाता है। एक तो क्वेश्चंस बनाते हैं तब इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन वो तो क्वेश्चन वाली फॉर्म कहलाती है। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, यानी असर्टिव सेंटेंस हो, एक तरीके से कहें तो असर्टिव सेंटेंस हो, और असर्टिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज कर लें, तो वो इन्वर्जन है। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इन्वर्जन हम लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा इफ आई वर
अ किंग। अगर मैं एक राजा होता, इसके आगे कोई बात लिखी होगी, इसी बात को मैं ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों का मीनिंग सेम है। इफ को हटा दीजिए, वर को पहले ले आइए, वर आई अ किंग, और जो भी आगे होगा वो ऐसे लिख देंगे। ऐसे जो थर्ड कंडीशनल जो होता है, जैसे अगर मैं ऐसे एक सेंटेंस लिखूं, इफ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहां होता, पास्ट की बात है, इफ आई हैड बीन देयर, तो इसको ऐसे ना लिख के इसको भी हम इन्वर्जन लगा के क्या लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए, फिर सब्जेक्ट रखिए हैड आई बीन देयर, तरीके से लिख सकते। इसका मतलब आपको ये आसानी से समझ आ गया कि ये बेसिकली क्या है, एक कंडीशनल सेंटेंस है। अगर इधर वर है तो पहली बात यहाँ पे विल नहीं आना चाहिए, तो विल वाला एक तो ये ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा, एक विल वाला ये ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा, और एक विल वाला ये ऑप्शन है, ये भी गलत हो। तो ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन आपके 3 एलिमिनेट ही हो गए सीधे सीधे, एक ही ऑप्शन बचा। तो वर ही एन एक्टर, इसका मतलब है इफ ही वर एन एक्टर एवरीवन वुड अप्रिशिएट, वुड प्लस V1 आ गया है ना, हिज एक्टिंग, तो सभी उसकी एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही ट्राइड टू, अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, उसके बाद में क्लोज टेस्ट आएगा, PQRS आएंगे, है ना। तो ही ट्राइड टू डैश द डैमेज कॉज्ड बाय हिज वर्ड्स बट इट वॉज टू लेट। अब देखो ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ट्राइड आपकी वर्ब है, ही ट्राइड व्हाट, तो 2 + V1 आ जाएगा, क्या ट्राई किया वो आगे हमें बताना है। अब देखो पहली बात, डिनाई द डैमेज कुछ नहीं होता, डिनाई करने का मतलब होता है कोई काम जो आप कर चुके हैं उसके लिए मना कर देना, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। इसके अलावा डिले, डैमेज को डिले थोड़ी करते हैं, और फिर कह रहे हैं इट वॉज टू लेट, नहीं, डैमेज की हमें क्या करनी है, भरपाई करनी है। रिकवर हम किस चीज को करते हैं, हम किसी चीज, जो चीज खराब हो चुकी है उसको रिकवर करेंगे, हम अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं लेकिन डैमेज को रिकवर नहीं करते। ठीक है, तो डैमेज को हम क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं। बट देयर इज वन मोर एरर, आई गेस यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन भी जरूर होना चाहिए सा। ठीक है, तो मे बी जब मुझे ये फाइल मिली है तब तक इसमें फॉर ऐड नहीं हो सकता, जब आपको मिले तब तक ऐड हो जाए, तो देख लेना एक बार। ठीक है, तो ही ट्राई टू कंपनसेट फॉर द डैमेज, तो कंपनसेट के साथ हमेशा फॉर प्रेपोजिशन आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कंपनसेट फॉर समथिंग एंड रिकवर फ्रॉम समथिंग, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन चीजों को। तो फॉर प्रेपोजिशन आना चाहिए और कंपनसेट आपका करेक्ट आंसर। तो अगर फॉर नहीं भी है तो भी आप देख के आसानी से ये गैस कर सकते हो कि जो डैमेज है, नुकसान है, उसकी भरपाई करी जाएगी, भरपाई करी जाएगी तो कंपनसेट किया जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही एस्पायर्स डैश अ साइंटिफिक कैरियर। अब देखो एस्पायर का मतलब होता है कुछ बनने की चाहत रखना, कुछ करने की चाहत रखना, किसी चीज के पीछे पड़ना बेसिकली। और एस्पायर के साथ में अक्सर करके बच्चों को लगता है, या इनफॉर्मल इंग्लिश में हम लोग फॉर बोल देते हैं, लेकिन एस्पायर के साथ में कभी भी फॉर का नहीं, हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। एस्पायर टू डू समथिंग या एस्पायर टू समथिंग। ठीक है, तो एस्पायर के साथ क्या आता है, टू आता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, टू आपका करेक्ट आंसर। क्योंकि हम जिस चीज के लिए एस्पायर करते हैं वो हमारी क्या है, डेस्टिनेशन है। साइंटिफिक कैरियर उसकी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। द मॉर्निंग डैश बाई द लेक हैड अ गोल्डन ऑन डैश द वाटर। अब ये देखो होमोनीम का क्वेश्चन है। अब ये दोनों ही सीन है आपके। सबसे पहले इन ये यहाँ पर 3 तरीके के सीन यूज करें। देखो एक सीन है, इस सीन का मतलब होता है कोई भी दृश्य। ठीक है, ये एक सीन है, ये सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये तो वर्ब है। ठीक है, सी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक ये वाला सीन है, इसका मतलब होता है जो चमक होती है ना समुद्र वगैरह पे, किसी चीज पे जो ग्लेयर टाइप का होता है, वो आपका सीन हो गया। अब इस तरीके से देख लेते हैं, द मॉर्निंग डैश। अब देखो ये भी आपका नाउन है और ये भी आपका नाउन है और ये वाली आपकी वर्ब है। द मॉर्निंग डैश, मॉर्निंग क्या, मॉर्निंग का दृश्य जो था, दृश्य की बात है तो पहले में तो ये वाले दोनों सीन आ नहीं सकते हैं, ये वाला सीन आएगा। ठीक है, और कहां पे था, बाई द लेक, लेक पर था। हैड अ गोल्डन, वहां पे गोल्डन क्या था, तो अ गोल्डन डैश, तो नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, तो ये वाला सीन तो आ नहीं सकता है, तो वर्ब है, ऑब्वियस ये बात है, ये वाला सीन आ जाएगा, वही जो चमक होती है वही चीज थी। आप नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका। अब ये एक क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है आपका, एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, वन डे द ओल्ड एम्परर शाहजहां बिकम इल। एक दिन जो बुढ़ा शाहजहां, जो आपका एम्परर था शाहजहां, शाहजहां की बात कर रहे हैं, वो बीमार हो जाता है। हिज सन, उनके जो उसका जो बेटा था औरंगजेब, हु ऑलवेज वांटेड टू बी द एम्परर,
जो हमेशा राजा बनना चाहता था, उसने अपने भाइयों की भी मतलब हत्या करी थी, दारा सिको वगैरह की, ठीक है। पुट हिज फादर इन अ जेल, अपने पिता को जेल में डाल देता है। ये मुगलों में बड़ा एक ट्रेडिशन था कि जब बेटा कुछ करने लायक होता था तो सबसे पहले वो अपने भाइयों को ठिकाने लगाता था, और उसके बाद में जो उसका पिता होता था उसको जेल में डाल देता था, मरवा देता था, ठीक है, राजा बनने के लिए ऐसा होता था, ठीक है। सो पुट हिज फादर इन अ जेल, अपने पिता को ही जेल में डाल देता है। जहानारा बेगम, जहानारा बेगम कौन थी? द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ शाहजहां, शाहजहां की सबसे बड़ी मतलब बच्ची, तो ऑब्वियसली बात है बेगम है तो वो लड़की रही होंगी, ठीक है। यानी कि औरंगजेब की बहन। डिड नॉट डैश हर फादर एंड वेंट टू जेल अलोंग विथ हिम, उन्होंने अपने पिताजी को नहीं छोड़ा, एंड डैश डिड नॉट, अब देखो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो डिड नॉट प्लस V1 आएगा, डिड नॉट प्लस V1 आएगा तो आगे देखो ये तो V1 प्लस SIS है, ये V2 है, ये V1 ING है, तो यहां से आप ना फर्स्ट रीडिंग में भी आंसर मार्क कर सकते हैं। जब आप क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कई बार आपको क्या लगेगा कि कुछ लोग ऐसे सजेस्ट करेंगे कि भाई पहले शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लो, एक बार एसेंस उसका ले लो कि क्या है। मेरा टेक थोड़ा सा अलग होता है इसमें। जब हम खास करके प्री के एग्जाम्स की बात करते हैं तो प्री में जब हम पेपर देने जाते हैं तो क्या हमारे पास इतना टाइम है कि पहले हम एक बार क्लोज टेस्ट को ऐसे ही नॉर्मल पढ़ें और दूसरी बार में फिर आंसर्स को मार्क करें? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम हमारे पास होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट्स का टाइम होता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं, 25 मैथ्स के भी हैं। अब आप खुद से देखो कि टोटल 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 मैथ्स के, इसके लिए मेंस में हमें 1 घंटा मिलता है। और प्री में देखा जाए तो 10 क्वेश्चन ही तो कम है, 5 रीजनिंग के, 5 मैथ्स के, और उसके अलावा डाल कितने दिए गए? 25 इंग्लिश के, 25 GS के, उसके लिए भी सिर्फ 1 घंटे का समय है। तो टाइम मैनेजमेंट प्री के पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई डोंट थिंक कि पूरे के पूरे पैसेज को 2-2 3-3 बार में पढ़ने की नीड होती है, ठीक है। अब हम आसानी से ये कह ही सकते हैं कि डिड के बाद V1 आएगा, सो क्यों इसको छोड़ के चले, मार्क कीजिए इसको, आगे बढ़िए, ठीक है। बिकॉज जब ऑनलाइन एग्जाम होता है ना तो एक बार क्लिक आगे या पीछे करने में उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। तो एंड डिड नॉट लीव हर फादर, तो अपने पिताजी को नहीं छोड़ा, एंड वेंट टू जेल अलोंग विथ हिम, और उनके साथ में ही वो जेल चली जाती। शी सेड, उसने कहा, आई शैल डैश द सफरिंग्स ऑफ माई फादर। सफरिंग्स का मतलब क्या होता है? पीड़ाएं। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी की पीड़ाओं को डैश करूंगी, ठीक है। अब डैश में पार्ट, डिवॉइड, रेप्लिकेट, शेयर, यहां से अगर आप देखोगे, आपको पैसेज का आइडिया है नहीं है डजंट मैटर, आप आसानी से आंसर मार्क कर सकते हो। कैसे? आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। पार्ट, पार्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, बेसिकली पार्ट वेज, जैसे हम बोल देते हैं रास्ते अलग कर लेना। तो अगर वो जेल में साथ जाने की बात कह रही है तो वो सफरिंग्स को अलग करेगी या उनको बांटेगी, शेयर करेगी? आप कहोगे सर बांटेगी, इसीलिए ये तो नहीं बन सकता। डिवॉइड, डिवॉइड करने का मतलब होता है किसी चीज की लैग करवाना, तो लैग करने का भी यहाँ पे सेंस नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। रेप्लिकेट करने का मतलब है कॉपी करना, क्या वो कॉपी करेगी? नहीं, वो बेसिकली सी विल शेयर द फीलिंग्स, सी विल शेयर द सफरिंग्स, जो उसकी पीड़ाएं हैं, जो दुख दर्द है, उनको वो शेयर करेगी, बांटेगी, ठीक है। सो सी विल, उसने ये कहा कि आई विल शेयर द सफरिंग्स ऑफ माई फादर, ही नीड्स मी इन हिज ओल्ड एज, उसको मेरी जरूरत होगी अपने ओल्ड एज में, एंड आई सेल नेवर लीव हिम, और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मतलब अपने पिताजी की कह रही है जहानारा बेगम, ठीक है। शाहजहां लिव्ड इन द जेल फॉर 7 years, शाहजहां जेल में 7 साल के लिए रहता है। अब जैसे यहां पे लिख रखा है इन्होंने इन अ जेल, इन द जेल, अ जेल तो फिर भी एक बार को ठीक है, इन द जेल लिखने की जरूरत नहीं होती है। इन जेल लिख दोगे उससे भी आपका काम चल जाता है, क्योंकि जेल जब अपने प्राइमरी पर्पज के लिए यूज हो रहा है तो वी डू नॉट नीड एनी आर्टिकल। बट ये चीजें जो है कहानियां टाइप है, अगर ये कहानियां टाइप है तो ये जरूरी नहीं है कि किसी ग्रामेरियन ने लिखी है, कहानी को कोई हिस्टोरियन लिख सकता है। अब एक पर्सन हिस्टोरियन है, दैट डजंट मीन कि उस पर्सन की ग्रामर नेसेसरीली अच्छी होनी चाहिए। तो समटाइम्स आपको क्लोज टेस्ट में या इन चीजों में जो कॉन्टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से देख के एक लेमन लैंग्वेज में चीजों को समझना पड़ेगा। आप वहां पे टिपिकल ग्रामर के रूल्स नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है, तो आगे देखेंगे। वैसे ध्यान रखेंगे इस चीज का, जेल हो गया, प्रिजन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, और इसके अलावा आपका कोर्ट हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इन सबको जब हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, जिस पर्पज के लिए बनाए गए हैं उस पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो जनरली आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। 0 आर्टिकल आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता है ना। और 7 years, 7 साल साजा वहां पे रहता है। एंड देन, और फिर ही डाइड, और वह मर जाता है। 7 साल जेल में रहने के बाद साजा मर जाता है।
ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड के दौरान प्रिंसेस जहानारा, जो जहानारा थी, स्टेड विद हिम, वो उसके साथ रहती है, एंड डैश केयर ऑफ हिम, और उसका ख्याल रखती है। अब देखो सारा का सारा सेंटेंस किस में चल रहा है, आप कहोगे सर पास्ट में चल रहा है, स्टेड है, आगे V2 है, तो यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो आप देखेंगे टेकन, टेक, टुक या हैज टेकन, आप कहोगे V2 आनी चाहिए, V2 आनी चाहिए, तो टुक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टुक केयर ऑफ हिम। आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर शी रिटर्न्ड टू हर ओन प्लेस, अपने पिता की डेथ के बाद वह अपने खुद के स्थान पर वापस आ जाती है, ठीक है। शी कॉन्टिन्यूड टू लिव देयर, वहां पर रहना वो कॉन्टिन्यू करती है, एंड स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ डैश द नीडी एंड द पुअर। तो यहां से सेंटेंस को अगर एक बार समझे, सी सब्जेक्ट बन जाएगा, कॉन्टिन्यूड, सी कॉन्टिन्यूड, क्या कॉन्टिन्यू किया उसने? टू लिव, जीना वहीं पे, ठीक है, वहीं पे रहना उसने कॉन्टिन्यू किया, एंड स्पेंट, और उसने स्पेंट की यानी कि व्यतीत की, द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन का बचा हुआ हिस्सा, ठीक है। कैसे व्यतीत किया उसने, कैसे व्यतीत किया, हाउ। अब आपको ये बात समझनी चाहिए, समटाइम्स जब हम हाउ का रिप्लाई देते हैं तो हम पार्टिसिपल से भी दे सकते हैं, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो हाउ का रिप्लाई भी देता है, और ये चीज आपको क्लोज टेस्ट में बहुत बार काम आएगी। अगर आप लोग रीडिंग बूस्टर फॉलो किया है आप लोगों ने, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है, रीडिंग बूस्टर भाई प्रशांत सर सर्च करोगे मिल जाएगा, तो वहां पे ये पार्टिसिपल्स आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा, और क्योंकि एग्जाम में भी इन चीजों की बहुत वैल्यू रहती है। नॉन फाइनाइट वर्ब का जब चैप्टर होता है, बच्चा कोशिश करता है कि सर हमें ये बताओ एरर के क्वेश्चन में कैसे आएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा चीजें एरर डिटेक्शन के फॉर्म में ही आए, कि 4 ग्रामर के रूल्स रट्टा मार लिए तो उससे काम चल जाएगा, नहीं मेरे भाई, आपका क्लोज टेस्ट भी है, आपका पैसेज भी है, आपके PQRS भी है, मतलब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है। अगर आप ये चाहते हो कि कुछ रूल्स आपको रटवा के आप चीट करके आगे निकल जाओगे तो वो काम नहीं है, वो एक तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही वाला पार्ट मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। तो देखो सारे ऑप्शन ही वर्ब की ING फॉर्म है, यानी कि वो पार्टिसिपल है जो कि एक तरीके से एडवर्ब ऑफ मैनर के तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसने कंटिन्यू करा वहां पर रहना और अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा करते हुए वहां पर व्यतीत किया, द डैश एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, क्या करते हुए, क्या करते हुए, हाउ, कैसे व्यतीत किया। तो एक बात बताइए, यहां पे लिख रखा है, आगे देख लेते हैं। अब देखो लूटिंग, सर्विंग, मॉकिंग एंड इमिटेटिंग, इमिटेट करना होता है फॉलो करना, मॉक करना होता है मजाक उड़ाना, सर्व करना होता है सेवा करना, और लूट करना होता है लूटना किसी, ठीक है। अब क्या सेंस है आगे एक बार देख लेते हैं। बिफोर हर डेथ, अपनी डेथ से पहले, शी गेव डैश ऑल हर मनी टू द पुअर, अपना सारा पैसा गरीबों में दे दिया। अगर उसने गरीबों में दिया है तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, उसने गरीबों को लूटा है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड आना चाहिए। मॉक किया है, मजाक उड़ाया, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। क्या गरीबों को फॉलो किया है, इमिटेट करना है, नहीं, उसने गरीबों की सेवा की है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा की है, ये यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो सर्विंग द नीडी एंड द पुअर, द पुअर यानी कि सारे पुअर लोग, द नीडी यानी कि सारे जरूरतमंद लोग, ठीक है। तो बिफोर हर डेथ, अपनी डेथ से पहले, शी गेव डैश ऑल हर मनी। अब देखो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बनानी है हमें, एक आपका गिव अवे, एक है गिव अप, एक है गिव इन, एक है गिव ऑन। देखो गिव ऑन जनरली कोई फ्रेजल वर्ब उतनी यूज होती नहीं है, गिव ऑन का मतलब एक डायरेक्शन के सेंस में आता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे गिव इन करने का मतलब हो जाता है कहीं पे हार मान लेना, टूट जाना। क्या यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि पैसे के आगे हार मान ली, नहीं, उसने अपने पैसे को लोगों को दे दिया, ठीक है। गिव अप करने का मतलब भी होता है हार मान लेना, ठीक है। गिव अप करना और गिव इन करना, गिव इन करने का मतलब होता है टूट जाना, गिव अप कर देने का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है। तो आप कहोगे ये दोनों नहीं बन पा रहे, तो गिव अवे आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने देखा भी होगा अक्सर करके, हम लोग भी, बाकी टीचर्स लोग भी गिव अवे कर रहे होते हैं, बुक्स का गिव अवे आ गया, तो गिव अवे यानी कि चीजों को बांटना। तो उसने क्या किया, मनी का गिव अवे कर दिया टू द पुअर एंड द नीडी। शी वॉज हाईली एजुकेटेड, वह बहुत एजुकेटेड थी, एंड वेल वर्स्ड इन पर्सियन एंड अरेबिक। और वेल वर्स्ड का मतलब क्या है, उसको अच्छी खासी नॉलेज थी किसकी, पर्शियन लैंग्वेज की और अरेबिक लैंग्वेज की। एज वेल एज अ राइटर, वह राइटर भी थी, पेंटर भी थी, पोइट भी थी, क्योंकि एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं तो सिंगल टाइम आर्टिकल लगा के काम चल गया, भाई ध्यान रखेंगे, ठीक है। जहानारा वॉज शाहजहां प्रेफर्ड चाइल्ड, जहानारा जो थी वो शाहजहां की प्रेफर्ड चाइल्ड थी, शाहजहां उसी को प्रेफर करता था। लेजेंड सेज, लेजेंड यानी कहानियां, जो कहानी है वो ये कहती है दैट वंस व्हेन औरंगजेब वॉज सीवियरली सिक, जब औरंगजेब सीवियरली सिक था, जहानारा ने उसका ख्याल रखा। आप देख सकते हैं कि जहानारा को उसने जेल में डाला था। जहानारा का जो प्रिय बाप था, मतलब बाप तो एक ही था, प्रिय बाप तो मतलब ठीक है, आप समझ जाओ, मतलब बाप जो कि प्रिय था,
उसको भी जेल में डाला था और उसके बाद भी जहानारा ने औरंगजेब का ख्याल रखा जब वो बीमार हुआ। तो मतलब जहानारा के बारे में ये पैसेज है। मान लीजिए यही आपका क्लोज ना आके पैसेज आया होता और मेंस में आया होता तो इसमें टोन थीम वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन बनते, दैट वी शैल डिस्कस लेटर, है ना। सही, एक बार अगला आपका PQRS का क्वेश्चन है, एक बार अरेंज करके देखेंगे क्या बनेगा भाई। सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस की शुरुआत जो ए वाले की है वो है दिस अलाउज। दिस अलाउज व्हाट अलाउज, इसका मतलब है इससे शुरू नहीं हो सकता है। ए से अगर कोई ऑप्शन है तो उसको काट दीजिए। बी से वियरेबल टेक्नोलॉजी हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन रिसेंट। क्या इस लाइन को मैं शुरुआत में बोल सकता हूं? आप कहोगे एकदम ओके। वियरेबल यानी कि जो चीजें पहनी जाती है ना, जैसे वॉच वगैरह हो गई आपकी, तो ये वियरेबल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। दीज डिवाइसेस, विच डिवाइसेस, कौन से डिवाइसेस की बात कर रहे हैं? इसका मतलब है कि सी से शुरू नहीं, यानी कि आपका पक्का बी से शुरू। ठीक है, अब बी के बाद में डी आएगा या सी आएगा। एज अ रिजल्ट यूजर कैन गेन वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू देयर ओवरऑल वेलबींग। वियरेबल टेक्नोलॉजी आ गई, फिर एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट भी है। बात समझना मेरे भाई, बहुत सिंपल सी। रिजल्ट को दिखाने वाले सेंटेंसेस सामान्यतः अंत में आते हैं। अगर इसको अंत में लिखना हो तो डी कौन से में लास्ट में? इसमें। तो अगर यहाँ पे जस्ट आपको तुक्का भी मारना है तो आपको ये वाला मारना चाहिए क्योंकि रिजल्ट लास्ट में। ठीक है, आगे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे वियरेबल टेक्नोलॉजी की बात की है। वियरेबल टेक्नोलॉजी में वॉच वगैरह आ गई। तो दीज डिवाइसेस, ये डिवाइसेस ये क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं वेरियस हेल्थ मैट्रिक्स को, जैसे कि हार्ट रेट को, स्लीप पैटर्न्स को। और ये अलाउ करता है किसको? यूजर्स को। दैम यानी कि यूजर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट देयर हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट ये होता है कि यूजर्स कैन गेन वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू देयर ओवरऑल वेलबींग। इस तरीके से आप कह सकते हो कि BCAD आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BCAD आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे जो एक आपको पॉइंट दिखेगा जो कि बड़ा क्रिटिकल है। आप कहोगे सर ये जो, जैसे कि दीज डिवाइसेस ट्रैक, ये डिवाइसेस ट्रैक करते हैं, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे आप देखोगे एक चीज, दिस अलाउज देम। देम किसको? अब आप कहोगे सर यूजर्स। तो यहां से एक चीज आपको ये लगेगी कि डी पहले आना चाहिए और ए आपका बाद में आना चाहिए। यहां से आपको ऐसा लगेगा कि डी पहले हो और ए बाद में, और जिसको देख के आपको इसकी तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सेंस भी मैटर करता है। ऑब्वियस सी बात है कि हम यूजर्स की ही बात कर रहे होंगे। यहाँ पे ये जो यूजर्स है ये पहले से हमने इंप्लाइड माना है, हिडन माना है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये लग सकता है आप लोगों को यूजर्स को देख के कि सर इसके लिए देम आया है तो ये बाद में आना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन है आपका बेसिकली वॉइस का। ठीक है, वॉइस का। द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील फॉर द गेस्ट। ठीक है, तो अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, द मील इज, अब देखो इज प्रिपेयरिंग है तो इज के साथ में ING फॉर्म है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब इसको हम पैसिव में लिखेंगे तो इज MR के साथ में बेसिकली बीइंग आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो वॉज है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे वॉज है, मतलब यहाँ पे विल है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बीइंग मिसिंग है, ये गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला। द टीचर सेड राजीव कम टू माई डेस्क विथ योर एक्सरसाइज। अब ये आपका किसका क्वेश्चन है? नरेशन का। ये आपका डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट आपको पूछा है। अब टीचर ने राजीव को ऑर्डर किया है, ऑब्वियस सी बात है। ये देखो ये आपका क्या होता है? तो वोकेटिव केस बोलते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए उसका नाम लेते हैं तो वो वोकेटिव केस कहलाता है। जब कोई नाउन सब्जेक्ट में आता है तो वो नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ पे ये ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, ये वोकेटिव केस है। और वोकेटिव केस में आया हुआ नाउन जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे राजीव को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। ठीक है, अब देखो सेड टू राजीव कहने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें इसको चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो ऑर्डर्ड किसको ऑर्डर किया है? राजीव को। यहाँ तक सब सेम है आपको। कम को गो में चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता है तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो राजीव टू कम टू हर डेस्क विथ हिज एक्सरसाइज बुक। अब देखो एक में देन है और एक में नाउ है। अब आप जानते हैं क्योंकि ये आगे पास्ट है तो नाउ को किस में चेंज करना पड़ेगा? देन में। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़ा वोकेबलरी का पार्ट है और अच्छा पार्ट है। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। डिक्शनरी लिखने वाले को क्या बोलते हैं? देखो कार्टोग्राफर वाला तो मैप वाला हो जाएगा। ठीक है, कैलीग्राफर बेसिकली जो अच्छा लिखता है। स्टेनोग्राफर जो स्टेनो लिखते हैं ना, जल्दी जल्दी टाइप करते हैं।
लेक्सिकोग्राफर आपका क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है, डिक्शनरी वाला। अब देखो इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक बार ये देख लीजिए। कार्टोग्राफर को इन 3 एग्जाम्स में अलग अलग डायरेक्शंस के साथ में पूछा गया है। वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स, ये सीपीओ में पूछा गया कार्टोग्राफर। अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, सिंपल ऐसे भी आया, ये भी कार्टोग्राफर होगा आंसर, ये एमटीएस में इस तरीके से आया। इट इज बेटर टू कॉन्टैक्ट समवन हु ड्रॉज मैप्स टू गेट हेल्प इन योर रिसर्च प्रोजेक्ट। अब ये अंडरलाइन पार्ट के लिए वन वर्ड पूछा गया था सीएचएसएल 2021 में, इसका भी आंसर क्या होगा, कार्टोग्राफर होगा। देखो LMRC असिस्टेंट मैनेजर, ये 20/1/2020 में पूछा गया है। अ पर्सन हु क्रिएट्स एंड स्टडीज मैप्स, तो अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ऐसे ही लेक्सिकोग्राफर के लिए अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, ये एमटीएस में ऐसे करके आया और सीपीओ में भी ऐसे आया। अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ऐसे करके सीजीएल प्री 2023 में पूछा। तो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। कैलीग्राफर के लिए देखो क्या क्या डायरेक्शंस आई हुई हैं। अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ये DSSB TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ये एमटीएस में ऐसे पूछा गया। सीआरपीएफ कांस्टेबल में कैसे पूछा गया है, अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, उसको क्या बोल देंगे, कैलीग्राफर। स्टेनोग्राफर अभी तक आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो इसको ऐसे करके पूछा जा सकता है। अ पर्सन हुज जॉब इज टू राइट डाउन व्हाट समबडी एल्स सेज यूजिंग अ क्विक सिस्टम ऑफ साइंस और एब्रीविएशंस, ये स्टेनोग्राफर। ना अगला आपका क्वेश्चन है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जो लॉ से भागता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजिटिव, भगौड़ा जो होता है, तो फ्यूजिटिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पाई क्या होता है मेरे भाई, स्पाई होता है जो कहीं पे बेसिकली निगरानी रखने के लिए जाता है, ठीक है, जो एजेंट होते हैं ना, सीक्रेट एजेंट। कन्विक्ट, जिसको बेसिकली किसी चीज के लिए कन्विक्ट किया जाता है, जिस पर कोई आरोप लगाया जा रहा है। और प्रिजनर जो जेल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका जंप द गन, ये ईडीएम है। जंप द गन का मतलब होता है कोई डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले लेना, टू टेक अ डिसीजन हेस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अचीव सक्सेस एफर्टलेसली नहीं होगा, हेजिटेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन नहीं होगा, रेस्पॉन्ड एंग्रीली टू समवन नहीं होगा, एक्टेड हेस्टिली, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका आई ऑफन हैव टू मेक डिसीजंस दैट गो अगेंस्ट द ग्रेन। टू गो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब क्या होता है, ये आपका ईडियम है। टू गो अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब होता है अपने बेसिक नेचर के अगेंस्ट जाना, कोई काम ऐसे करना जो आपके नेचर में नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर देना। तो एग्री विद समवन्स ओपिनियन बिल्कुल नहीं होगा। अपोज और रेजिस्ट नेचुरल टेंडेंसीज और नॉर्म्स, ये आपको लग रहा है कि ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट जाने की बात है। टू मेक समथिंग स्मूथ एंड पॉलिश्ड नहीं होगा। फॉलो ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप इज नॉट ओनली द कॉन्डिमेंट बट ऑल्सो द एनोडाइन। तो एनोडाइन का बेसिकली क्या पूछा है हमें, सिनोनिम पूछा है। देखो एनोडाइन दो तरीके से यूज होता है, एक आपका एडजेक्टिव और एक आपका नाउन। जब ये एडजेक्टिव होता है तो ये बेसिकली किसको दिखाता है, कोई भी चीज जो हार्मलेस है, थोड़ी सी डल है, बोरिंग टाइप की, लेकिन हार्मलेस है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो लेकिन डलनेस को भी दिखाता है ये, ठीक है, डलनेस को भी दिखाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कोई चीज या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा जो फेवर में है, हार्मलेस है, या ये कहें कि थोड़ी सी फेवरेबल है, उसको दिखाता है जब ये एडजेक्टिव होता है। जब ये नाउन के तरीके से यूज होता है तो ये पेन किलर को दिखाता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के रूप में ये ऐसी चीजें जो कंफर्ट देती हैं उनको दिखा सकता है, और नाउन के रूप में ये पेन किलर को दिखाता है। तो यहाँ पे देखेंगे द एनोडाइन ऑफ लाइफ, तो द आर्टिकल है तो ये नाउन हो गया। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब है इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा पेन किलर। कंफर्ट नहीं होगा, एडजेक्टिव होता तो कंफर्ट को सोच भी सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं होगा। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, जो किसी चीज को ना बढ़ा देता है, ट्रिगर कर देता है, ठीक है। और बर्डन तो बोझा होता ही है। अब देखो इसको एग्जाम में भी पूछा गया है, एनोडाइन को कैसे पूछा गया है ये एक बार देख लीजिए। एसएससी CHSL 18/3/2020 को पूछा गया है कि एनोडाइन का करेक्ट सिनोनिम आपको बताना है। अब यहाँ पे एनोडाइन बेसिकली पेन किलर के रूप में नहीं आया। एनोडाइन यहाँ पे क्या है, एनोडाइन देखो हॉस्टाइल होगा नहीं, ये तो एंटोनिम है। जाइगेंटिक ह्यूज लार्ज होता है, ये नहीं होगा। हार्मफुल नुकसानदेह, ये भी एंटोनिम है। बैनिंग हो जाएगा, जिसका मतलब होता है जो थोड़ा सा फेवरेबल हो या जो हार्मलेस हो। ऐसे ही ये देखो ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड, कैटलिस्ट पे बेस्ड। द इवेंट एक्ट्स एज अ ट्रिगर, और जो चीज ट्रिगर है, ट्रिगर के सेंस में हम क्या लगा सकते हैं, कैटलिस्ट। तो जो इवेंट है वो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इस चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो ट्रिगर कर रहा है। तो ये एमटीएस में पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी और वर्ड्स जो उनका मीनिंग बता देता हूँ एक बार। ये हरेंग बेसिकली क्या होता है, ये होता है लाउड एंड स्कॉल्डिंग टॉक, भाषण जो होता है ना जिसमें एग्रेसिव भाषण होता है उसको बोल सकते हैं। एलेजी शोकगीत होता है बेसिकली, और डॉगमा बेसिकली जो सोशल बिलीफ्स होते हैं ना उनको लिए बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे
अगला आपका क्वेश्चन है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो आपके ना, आप किसी चीज को लेके पहले से आपके जो ओपिनियंस हैं, जो आपके इंक्लिनेशन है, जो आपके बायस हैं, उनको प्रीजुडिस बोल देते हैं। तो इसका क्या पूछा गया? में सिनोनिम पूछा गया है। तो जीनियस तो नहीं होगा, बायस हो जाएगा, विक्टिम नहीं होगा और कल्प्रिट नहीं होगा। विक्टिम कल्प्रिट सिंपल वर्ड से आप जानते होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गुडविल का एंटोनिम पूछा है। गुडविल, अगर आपकी गुडविल है इसका मतलब है आपके अच्छे रिलेशन हैं। इसका एंटोनिम पूछा है तो खराब रिलेशंस को दिखाएगा। देख लेते हैं एक बार। बिट्रेयल तो धोखा है, ये रिलेशंस को नहीं दिखा रहा है। धोखा देना, ये तो बिट्रेयल तो मतलब धोखा एक एक्ट है, और गुडविल एक्ट नहीं है। गुडविल आपकी स्टेट है, ठीक है। एमिटी तो गुडविल का सिनोनिम हो जाएगा। डिस्पेयर तो होपलेसनेस हो गया एक तरीके से। आप कहोगे हॉस्टिलिटी इज द करेक्ट आंसर। हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी एक तरीके। इमोशन इज द इनेट वीकनेस ऑफ ह्यूमन। इनेट का मतलब क्या होता है? इनबॉर्न। इनबॉर्न, इनबॉर्न का क्या पूछा हमें? एंटोनिम। तो इमेंस तो ज्यादा, टाइनी छोटा, स्ट्रेंज यानी विचित्र, एक्वायर्ड यानी बाद में हासिल करी है। अब आप देखिएगा, इनेट यानी जो पहले से आपके अंदर है, एक्वायर यानी कि बाद में आपने हासिल करी है। एंटोनिम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा है यहाँ पे। तो देखो, बैरल सही है, बैरन ठीक है, बाइनोकुलर ठीक है। ये जो बटालियन है ये आपका इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसमें जो लाइन की स्पेलिंग होती है LION आता है, ना कि AN। ये आपका करेक्ट स्पेलिंग बटालियन, ठीक है। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, एक तरीके से फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है देखा जाए तो, इसको इसलिए लास्ट में रखा है। तो वन ऑफ माई जॉब्स वॉज टू हैंड बैक द प्राइजेस। हैंड बैक द प्राइजेस। अब देखो, एक बार आपको इन सारे फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग पता होने चाहिए। सबसे पहले हैंड ओवर। हैंड ओवर करने का मतलब क्या होता है? टू गिव समबडी एल्स योर पोजीशन ऑफ पावर और द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर समथिंग। हैंड ओवर करना। हैंड बैक करने का मतलब क्या है? किसी चीज को वापस करना बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा हैंड आउट करने का मतलब क्या है? बेसिकली बांटना, हैंड आउट करना। और हैंड डाउन करने का मतलब क्या है? टू गिव समबडी एल्स योर पोजीशन। अच्छा, ये थोड़ा सा मीनिंग काट देना बेशक, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे बता देता हूँ। हैंड डाउन करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जो वसीयत वगैरह होती है ना, वो अपनी छोटी जनरेशन को देना। तो जब हम अपने जूनियर को कोई चीज सौंपते हैं या अपने बच्चे को कोई चीज सौंपते हैं, तो ऐसे केस में उसको हैंड डाउन करते हैं। हैंड ओवर करने का मतलब क्या है? कोई काम हमने किया है, वो काम अगर हमने कर लिया, अपने सीनियर को हम दे रहे हैं, तो उसको हैंड ओवर कर देंगे। तो हैंड ओवर करना बेसिकली एक तरीके से किसी चीज को सबमिट करना होता है, और हैंड डाउन करना बेसिकली किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे के लिए पास ऑन कर देना होता है। अब यहाँ पे एक बार सेंटेंस को जैसे एक एग्जांपल्स भी देख सकते हैं आप। कंट्रोल ऑफ मेनी टेरिटरीज वर हैंड डाउन। हैंडेड डाउन का मतलब है जो उनके ऊपर उनके पास थी, वो अगली जनरेशन के लिए बेसिकली दे दी। तो किसको दे दिया? किंग बाय हिज फादर। तो फादर ने किंग को दे दिया, यानी कि अगली जनरेशन को मिला है। द किंग हैंडेड आउट द कंट्रोल टू हिज डिफरेंट मिनिस्टर्स। जब चीजों को अलग अलग लोगों को बांटा जा रहा है, तो किंग ने उनको हैंड आउट कर दिया। किंग के बाप ने उसको हैंड डाउन करी, किंग ने हैंड आउट कर दिया। ही हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ द लार्जेस्ट टेरिटरी। अब किसी चीज को किसी को सौंप रहे हैं हम, तो एक तरीके से उसके प्राइम मिनिस्टर को उसने सौंप दी, सिंगल आदमी को दिया। तो हु हैंडेड इट बैक टू द किंग लास्ट ईयर। जिसने किंग को ये लास्ट ईयर वापस कर दी। तो एक ही उस पैसेज के अंदर आपको सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स के यूज दिखाएं। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। अब यहां पे देख लीजिए, वन ऑफ माई जॉब वॉज टू डैश द प्राइजेस। अब प्राइजेस को तो सबमिट तो नहीं करते, तो हैंड ओवर तो नहीं करेंगे। हैंड डाउन कोई वसीयत तो है नहीं, ये भी नहीं करेंगे। हैंड बैक प्राइजेस को वापस करते हैं नहीं, इसका मतलब है हैंड आउट करते हैं, यानी कि बांटते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा मॉक टेस्ट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो द पंडित तक, नब भाई तक फीडबैक जरूर पहुंचाना। बाकी इस मॉक टेस्ट में इतना ही रखेंगे। अगर आपको कोई और भी दिक्कत रहती है तो आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, पंडित से। और कुछ भी अगर आपको लगता है इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से भी कांटेक्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।